हाँ देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। ऐसा क्यों? ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई जब आप कंपाउंड इतने सारे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या नेचर में बहुत ज़्यादा है। क्यों इतने सारे कंपाउंड क्यों हैं? क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड। ये प्रॉपर्टी केवल कार्बन के पास है। जितने भी एलिमेंट नेचर के अंदर, उसमें कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एक लंबी चेन बना सकता है। लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। क्यों कार्बन ने इतनी लंबी चेन क्यों बनाया? जैसे ना सोप क्या है? C17H35COONA, सोडियम स्टीरेट। 17 कार्बन की चेन होती है कि नहीं? तो कार्बन में एक लंबी चेन बनाने की क्षमता है। ये तुम्हारा केरोसिन ऑयल क्या होता है? 12 कार्बन का होता है। ये जो पेट्रोल होता है वो 6 कार्बन का एल्केन होता है। तो 6 कार्बन, 12 कार्बन और सोप 17 कार्बन की लंबी चेन है। तो आखिरी कार्बन के पास इतनी लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 88 किलो कैलोरी रिपोर्टेड है पर मोल। क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से कार्बन में एक लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी है। इसको बोलते हैं कैटिनेशन। अच्छा, कार्बन में एक लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी है, लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी है, क्योंकि कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कितना? 88 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि देखा जाए हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बुक में लिखा है 103 किलो कैलोरी। वो वैल्यू देखा जाए तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कार्बन से भी ज़्यादा है। तो जब कार्बन लंबी चेन बना सकता है तो हाइड्रोजन को भी लंबी चेन बनानी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी तो कार्बन से भी ज़्यादा। लेकिन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, चेन लंबी नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी है जबकि कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो कार्बन में जो कैटिनेशन टेंडेंसी है, लंबी चेन बनाने की जो टेंडेंसी है, उसके 2 कारण हैं। पहला उसकी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरा उसकी टेट्रा वैलेंसी। नोट करो, कार्बन हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड। कार्बन हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन compound called catenation. Carbon having tendency to form long chain compound is called catenation. Because of, ऐसा क्यों? Because of their high bond energy. पहला high bond एनर्जी कितना? 88 किलो कैलोरी पर मोल। हाई बॉन्ड एनर्जी 88 किलो कैलोरी पर मोल। उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, 88 किलो कैलोरी पर मोल। और दूसरा, इट शो टेट्रा वैलेंसी। कार्बन शो टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की 4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन शो टेट्रा वैलेंसी। याद रखना, कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनेंगे, 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। केवल बॉन्ड एनर्जी फैक्टर यहाँ डिसाइडेड नहीं है। यदि बॉन्ड एनर्जी पे हम ध्यान दें तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी तो कार्बन से भी ज़्यादा है। तो जब ये चेन बनाता है तो इसको भी बनाना चाहिए ना, लेकिन नहीं बना रहा है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 4 है। जैसे हम लोग श्रृंखला बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन बनाते हैं, तो जितना ज़ोर से हाथ पकड़ेंगे उतना चेन लंबी बनेगी ना। एक दूसरे का हाथ ज़ोर से पकड़ेंगे तो चेन बता लंबी बनेगी ना। तो चेन लंबी बने इसके लिए एक दूसरे का हाथ ज़ोर से पकड़ना है, पहली बात। लेकिन चेन बनाने के लिए कम से कम 2 हाथ होना चाहिए ना। जिस आदमी का 1 हाथ होगा वो क्या चेन बना सकता है? भले ज़ोर से पकड़ता हो, ताकत हाथ में ज़्यादा है, लेकिन 1 ही हाथ है, क्या वो चेन बना पाएगा? नहीं। वही हाल हाइड्रोजन का है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है लेकिन वैलेंसी 1, जिस वजह से ये चेन नहीं बना सकता, जबकि कार्बन लंबी चेन बना सकता है। और लंबी चेन बनाने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या अब नेचर में बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि उनको स्टडी करने के लिए हमको क्लासीफाई करना होगा, उनकी नेमिंग करनी होगी।
तो देखो सामने, सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनरी कंपाउंड को क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर इसकी नेमिंग कर देंगे, कैसे इसका नॉमेनक्लेचर देना है, इसका ट्रिवियल नेम सबसे पहले, फिर इसके बाद कॉमन नेम और फिर IUPAC नेम। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डिनरी कंपाउंड को हम लोग क्लासीफाई कर लें। हाँ, सबसे पहला ऑर्डिनरी कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, सबसे पहला कंपाउंड बनाया किसने था? वोहलर ने। वोहलर किससे बनाया था? हाँ, यूरिया बनाया था। किससे बनाया था? वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था? किसे? हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था। उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था अमोनियम साइनेट, NH4CNO। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था यूरिया, NH2CONH2। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय वोहलर। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके, उसका नाम है अमोनियम साइनेट। ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में बनाया था वोहलर ने, अमोनियम साइनेट को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया था वोहलर ने। उसके बाद कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया था, और फिर बर्थेलॉट ने मीथेन बनाया था, और एक के बाद एक फिर बहुत सारे कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गए। अब चूँकि कंपाउंड इतने ज़्यादा हैं कि इनको स्टडी करने के लिए, इनकी नेमिंग करने के लिए भी हमको अलग अलग क्लास में नेमिंग करना होगा। एक साथ एक ही रूल सब में नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, एल्केन की नेमिंग अलग, एल्कीन एल्काइन की नेमिंग अलग, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अलग, एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग अलग, एलिसाइक्लिक की नेमिंग अलग, सबकी नेमिंग अलग अलग है। तो जो कि नेमिंग अलग अलग है, तो पहले कंपाउंड को तो जाने ना कि कौन एलिसाइक्लिक है, कौन एरोमेटिक है, कौन सैचुरेट है, अनसैचुरेट है। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ, इसको हम लोग क्लासीफाई दो तरह से करेंगे। एक है एसाइक्लिक, ओपन चेन, एसाइक्लिक ओपन चेन। दूसरा है क्लोज साइक्लिक, एक है एसाइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। एक है एसाइक्लिक और दूसरा क्या है? साइक्लिक। मतलब एक ओपन चेन होगा और दूसरा क्लोज चेन। एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन, साइक्लिक मतलब हो गया क्लोज चेन। अच्छा, एसाइक्लिक ओपन चेन को हम लोग फर्दर क्लासीफाई दो तरह से करेंगे, सैचुरेट और दूसरा अनसैचुरेट। ये है सैचुरेटेड और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। हाँ, सैचुरेट को हम कहेंगे एल्कीन, जिसका जनरल फार्मूला सबको पता है, CnH2n+2। हाँ, क्योंकि एल्केन सैचुरेट है, तृप्त है, और जो मॉलिक्यूल तृप्त हो जाता है वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, उसकी किसी के साथ एफिनिटी अट्रैक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं पैराफिन्स। एल्केन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? पैराफिन्स। पैराफिन का संधि विच्छेद करें ना, तो इसका पैराफिन्स का मतलब होता है परम प्लस एफिन्स। परम का मतलब होता है लेस, एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। मतलब जितने भी एल्केन है दे आर सैचुरेटेड है, तृप्त है, और जो तृप्त हो जाएगा वो किसी से इंटरेक्शन, किसी से लगाव, किसी से अट्रैक्शन, एफिनिटी शो नहीं करेगा, वो लेस एफिनिटी शो करेगा। इसको कहेंगे परम एफिन्स, मतलब पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब है लेस एफिनिटी या लेस रिएक्टिविटी। तो जितने भी एल्केन हैं दे आर पैराफिन्स, दे आर लेस रिएक्टिव। ये बहुत कम रिएक्टिव, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। आगे चल के देखना, इसका रिएक्शन एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो रिएक्शन है ही नहीं ज़्यादा, जबकि अनसैचुरेट का रिएक्शन कर अब हफ्ता भर चलेगा।
और ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, क्योंकि सैचुरेट है। हाँ, जबकि अनसैचुरेट ये दो तरह का है, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। अच्छा, एल्कीन का जनरल फार्मूला, हाँ, CnH2n बस। और एल्काइन का जनरल फार्मूला CH2n-2। और चूँकि इसमें पाई बॉन्ड, जितने भी अनसैचुरेट है ना, इसके अंदर पाई बॉन्ड है, और जहाँ भी पाई बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, और कमज़ोर होने से फट से टूट जाता है, और जब कुछ टूटेगा तो बनेगा, कुछ टूटेगा तो कुछ नया बनेगा, कुछ रिएक्शन होगा। दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। इसमें ओलिफिन्स जो ऊपर लिखे, हाँ, इस एल्कीन को हम बोलेंगे ओलिफिन्स। इस एल्कीन का नाम होगा ओलिफिन्स। हाँ, एल्कीन को हम कहेंगे ओलिफिन्स, ओलिफिन्स। क्यों एल्कीन को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जितने भी एल्कीन्स हैं ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ऑयली सब्सटेंस बनाते हैं। जब भी एल्केन पर हैलोजन का एडिशन कराएंगे, क्लोरीन का एडिशन, ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे एल्कीन के ऊपर, हेलो एल्केन बनाएंगे, तो वो ऑयली सब्सटेंस होता है, ऑयल लाइक सब्सटेंस होता है। मतलब इस एल्कीन के द्वारा हमको ऑयली सब्सटेंस मिलता है, ऑयल लाइक सब्सटेंस। इस वजह से इसको कहा जाता है ओलिफिन्स, मतलब ऑयल फार्मिंग। ओलिफिन्स का मतलब क्या हो गया? ऑयल फार्मिंग। एल्कीन को ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑयल फार्मेशन में इन्वॉल्व है। कैसे ऑयल बनता है? जब एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो ऑयल लाइक सब्सटेंस बनता है, ऑयल का फार्मेशन होता है। इसलिए एल्कीन को कहा जाता है ओलिफिन्स। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि विच इज ओलिफिन्स, विच इज पैराफिन, 4 ऑप्शन दे दे और तुमको टिक मारना है। तो पैराफिन में क्या खोजोगे? एल्केन खोजना, सैचुरेट खोजना, और ओलिफिन्स में तुम एल्कीन को खोजना। जो एल्कीन मिले उस पर टिक मार दो। और एल्कीन की पहचान क्या है? CnH2 है। जहाँ CnH2 को फॉलो कर जाए समझो एल्कीन है, दे आर ओलिफिन्स। ओलिफिन्स में दे आर ऑयल फार्मिंग, क्योंकि हैलोजन के साथ मिलके ऑयली सब्सटेंस बनाता है, इसलिए बोलते हैं ओलिफिन्स। समझ में आया? हाँ, इस ओलिफिन्स की रिएक्टिविटी पैराफिन से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है, कमज़ोर है, फट से टूट जाएगा। अच्छा, साइक्लिक को हम लोग फर्दर क्लासीफाई 2 तरह से करेंगे। साइक्लिक को 2 तरह से क्लासीफाई करेंगे, एक होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब साइकिल के सारे एटम होमो मतलब आइडेंटिकल। यदि रिंग के सारे एटम होमो हैं, आइडेंटिकल हैं, तो कहेंगे होमोसाइक्लिक। और यदि साइकिल के एटम हेट्रो है, अदर देन कोई और एटम है, डिफरेंट तरह का एटम मौजूद है साइकिल के अंदर, तो कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। मान लो साइकिल के सारे एटम कार्बन हो गए, रिंग के सारे एटम कार्बन है, तो कार्बन की टेंडेंसी है चेन बनाने की। तो यदि सारे एटम कार्बन हो जाएंगे ना, तो इसी को हम कहेंगे कार्बोसाइक्लिक। इसी होमोसाइक्लिक का नाम हो जाएगा कार्बोसाइक्लिक। मतलब रिंग के अंदर केवल कार्बन है, बस कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं है। दिस इज कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। और यदि साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम है, अदर देन कार्बन है, तो उसे कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। जैसे मान लो तुम्हारे सामने कंपाउंड रख दिया, हाँ बताइए क्या है? होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक है? जोर से बोलो, जोर से। ये होमोसाइक्लिक है, क्योंकि इसमें साइकिल के सारे एटम कार्बन के हैं। दिस इज साइकिल, और सारे एटम सी। दिस इज कार्बोसाइक्लिक, दिस इज होमोसाइक्लिक। हाँ, यदि हम उसको ऐसे दिखाते तब ये हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि इसमें साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा
नाइट्रोजन है। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन रख देगा, विच इज़ होमोसाइक्लिक, विच इज़ कार्बोसाइक्लिक, विच इज हेट्रोसाइक्लिक, टिक मारना है। पहचानना सीख लो किसको बोलते होमोसाइक्लिक, किसको बोलते हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक में क्या नाइट्रोजन ही होगा क्या? कार्बन के अलावा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। कोई ऐसा एटम होगा जिसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, एक वैलेंसी वाला नहीं आ सकता, एक बॉन्ड बनाने वाला बीच में नहीं आ सकता। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्लोरीन लगाया, बता इसकी एक वैलेंसी है, बताइए रिंग के अंदर तो नहीं ना है, साइकिल के अंदर तो नहीं ना है, तो बताइए क्या हुआ? होमोसाइक्लिक है कि नहीं? अच्छा, मान लो हम बीच में यहाँ ऑक्सीजन लगा दें, अब ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, क्योंकि इसमें साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है। दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा बताओ, पिरिडीन किस में आता है? ये पिरिडीन किस में आएगा? होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक? हाँ, ये हेट्रोसाइक्लिक में आएगा, क्योंकि इसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है। अच्छा, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, इसमें रिंग के सारे एटम क्या होंगे? कार्बन। इसके भी 2 तरह के होते हैं, ये भी 2 वैरायटी का होता है, 2 वैरायटी का होता है। एक होगा एलिसाइक्लिक, एक एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा होगा एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, जिसमें रिंग के सारे एटम कार्बन के हैं, वो भी 2 तरह के हैं, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। हाँ, एलिसाइक्लिक शब्द का संधि विच्छेद करें तो एलिफैटिक, एलिफैटिक प्लस साइकिल, मतलब ये कंपाउंड रहेगा एलिफैटिक, मतलब सैचुरेट, लेकिन रहेगा साइकिल। जब कोई भी कंपाउंड के सारे कार्बन सैचुरेट हैं और वो साइकिल के रूप में है तो कहेंगे एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? एलिसाइक्लिक। जैसे ये देखो, साइक्लोहेक्सेन, बताए सारे एटम सैचुरेट है, sp3 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 और साइकिल में है, दिस इज एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक प्लस साइकिल। एलिसाइक्लिक की प्रॉपर्टी एलिफैटिक की तरह रहेगी, जैसे एलिफैटिक होता है ना एल्केन, जो प्रॉपर्टी एल्केन की है वही प्रॉपर्टी इसकी भी होगी, लेकिन वो ओपन चेन था, ये साइक्लोज चेन है बस। अच्छा, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोपेंटेन, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। मतलब रिंग बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन की 4 5 6 7, 7 कार्बन की भी बन सकती है, 8 की भी बन सकती है। अच्छा, बन तो सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी 6 और 5 में ही होती है। नेचर में जो तुमको रिंग मिलेगी या तो 6 की मिलेगी या तो 5 की मिलेगी, 5 से कम नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं, स्टेबल नहीं है। यदि स्टेबल है तो 6 या 5। फिर कहोगे ऐसा क्यों? ये सब जवाब आगे मिलेगा, इसका जवाब आगे आएगा। बस अभी तुम सुन लो कि एलिसाइक्लिक में स्टेबल कंपाउंड जो नेचर में पाए जाते हैं वो या तो 6 मेंबर या तो 5 मेंबर। 6 से ज़्यादा अनस्टेबल है, 5 से कम भी अनस्टेबल है। एक्चुअली क्या है ना, देखो सामने क्या है कि इसमें एंगल देखो कि 120 का आएगा, इसमें करीब 90 डिग्री का, इसमें आएगा 108 का एंगल आएगा, इसमें 90 का एंगल आएगा, इसमें कितना आएगा? 60 का एंगल आएगा। और नेचर में सबसे स्टेबल एंगल 109 का होता है। नेचर में सबसे स्टेबल एंगल 109। जो कार्बन sp3 से मीथेन, देखो मीथेन का कार्बन sp3 होता है ना, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है? 100। और ये मालिक्यूल सबसे स्टेबल है, तो ये एंगल भी सबसे स्टेबल हुआ। मालिक्यूल स्टेबल है तो एंगल भी सबसे स्टेबल एंगल है 109। और 109 से एंगल जब घटता चला जाएगा तो मालिक्यूल में तनाव आता जाएगा, और तनाव आने से स्टेबिलिटी घटती जाएगी। इसमें एंगल कितने का है पता? 60। इसमें कितने का? 90। इसमें 108 का आएगा, इसमें 111 का आएगा। हाँ बताओ, एंगल सबसे कम है ना, तो इसमें तनाव ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। अरे जो तनाव में रहता है उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है। जो आदमी गुस्सा ज़्यादा करता है, हर समय तनाव में रहता है, समझना उसकी उम्र कम रहेगी। ये कंसेप्ट जो हमारे व्यवहारिकता में लागू होता है वो हमारे केमिस्ट्री में वही नियम है। ये मालिक्यूल तनाव में आ जाने से सबसे स्टेबल एंगल कितना होता है? 109 हुआ। तो पता ये एंगल 109 से कम है ना, ये 60 का जो एंगल है वो 109 से कम है ना,
और जब एंगल 109 से घटता जाएगा तो तनाव बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी घटती जाएगी। सबसे अनस्टेबल ये रिंग है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, एंगल का तनाव ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एंगल 109 से ज़्यादा डेविएट कर रहा है। किसी मालिक्यूल्स में एंगल 109 से ज़्यादा डेविएट करेगा, 109 से ज़्यादा चेंज होगा, समझना उसमें तनाव आएगा, स्टेबिलिटी घटेगी। ये सबसे कम स्टेबल है, ये रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, एलिसाइक्लिक का जनरल फार्मूला क्या होगा? जैसे एल्केन का फार्मूला बताए थे, एल्कीन का भी बताया, एल्काइन का भी बताया, तो इसका भी फार्मूला होगा ना। तो एलिसाइक्लिक का जनरल फार्मूला, एलिसाइक्लिक, वैसे बुक में तो एलिसाइक्लिक का फार्मूला एल्कीन का फार्मूला लिखा हुआ है, CnH2n लिखा हुआ है ना, लेकिन ये फार्मूला एक रिंग तक के लिए ठीक है। जहाँ 2 या 3 रिंग आएगी ना तो ये फार्मूला तुम्हारा फेल हो जाएगा। तो इसलिए एक दूसरा फार्मूला याद कर लेना, CnH2n + 2 - 2r। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें R क्या है? नंबर ऑफ रिंग। R is the number of ring। ये फार्मूला हर रिंग में अप्लाई होगा, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग सब में सही होगा। ये N क्या है? कार्बन की संख्या। ये R है रिंग की संख्या, कितने रिंग है, नंबर ऑफ रिंग। हाँ, एरोमेटिक इसका डिटेल आगे आएगा, GOC में आएगा, है ना। इसका डिटेल पढ़ाएंगे, क्या भी बोलें इसके बारे में, बोलेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी ना। बस अभी एरोमेटिक समझ लो, जिसमें स्मेलिंग हो, जिसमें मीठी मीठी गंध आए। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल, एरोमा का मतलब है स्वीट स्मेल, मीठी गंध आएगी। तो जो कंपाउंड मीठी गंध है वो एरोमेटिक है। आप प्रैक्टिकल चेक करना हो तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, मेन रिएक्शन है। बाकी डिटेल आगे आएगा। हाँ, ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक भी 2 तरह का होता है, एक होता है बेंजेनॉइड, ये 2 तरह का होगा एरोमेटिक। एक है बेंजेनॉइड जिसमें बेंजीन रिंग होगी। जिस एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग है वो बेंजेनॉइड है, जैसे बेंजीन है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, तब सभी बेंजीन रिंग दिख रही है। देखो, ये बेंजीन, ये नेप्थलीन, ये एंथ्रासीन। दिस इज बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। जिस एरोमेटिक रिंग में बेंजीन दिख जाए उसको क्या बोलेंगे? बेंजेनॉइड। जैसे बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, दिस इज बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, दूसरा नॉन बेंजोनाइड, दूसरा है नॉन बेंजोनाइड, ऊपर लिख देते हैं नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। मतलब उसमें मीठी गंध है, स्वीट स्मेलिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस शो करता है, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग नहीं है तो कहेंगे नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ये देखो, ये देखो, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब क्यों है इस बात को लेके परेशान मत हो, क्योंकि एरोमेटिक को हम अलग से टाइम देंगे ना, डिटेल में पढ़ा देंगे। अभी बस तुम क्लासिफिकेशन जान लो कि एरोमेटिक क्या होता है, इसकी पहचान क्या है। मीठी गंध होगी और इसका रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 तरह का है, एक बेंजोनाइड और दूसरा नॉन बेंजोनाइड। हाँ, और भी एग्जाम्पल है, ये देखो, ये भी एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन रिंग इसके अंदर नहीं है। दिस इज नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। आज हम लोग IUPAC पढ़ेंगे ना तो एल्कीन का अलग से पढ़ेंगे, एल्कीन एल्काइन अलग से पढ़ेंगे, एरोमेटिक अलग से पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक अलग से। चूँकि क्लासिफिकेशन अलग अलग है तो IUPAC भी सबका अलग अलग है। एक साथ सब पढ़ाएंगे ना तो सब खिचड़ी मच जाएगा, इसलिए अलग अलग पढ़ेंगे, फिर लास्ट में सबको मिला देंगे प्रॉब्लम में। हाँ बोलो, समझ में आया? हाँ, हेट्रोसाइक्लिक जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा और एटम हो उसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ये भी 2 तरह का होगा, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। ये भी 2 तरह का है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक।
मतलब एलिफैटिक भी होगा, साइकिल भी होगा, और साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम होगा। जैसे ये देखो, हाँ बताओ, ये साइकिल है, सैचुरेट है तो एलिफैटिक हो गया, और इसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम है, दिस इज एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ये इसका एग्जांपल हो गया, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक मतलब रहेगा एरोमेटिक, लेकिन रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम। जैसे हाँ, पिरिडीन, ये देखो पिरिडीन, मतलब ये एरोमेटिक भी है, ये एरोमेटिक भी है, साइकिल भी है, और साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी है। दिस इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। तो मतलब हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह का हो गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या ज़्यादा है तो उनको स्टडी करने के लिए, उनकी नेमिंग को जानने के लिए हम अलग क्लासीफाई करेंगे, और क्लासिफिकेशन के अनुसार हम लोग नेमिंग को सीखेंगे। ठीक है, पहले ओपन चेन और फिर क्लोज चेन। ओपन चेन में सबसे पहले एल्कीन, फिर एल्कीन एल्काइन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो, बात समझ में आई? नोट किया इसको कि नहीं? ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखो, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग हमारे पास तीन तरह की नेमिंग है। एक है ट्रिवियल नेम, दूसरा कॉमन नेम, और तीसरा है IUPAC नेम। तो IUPAC सीधा जंप ना करके पहले हम लोग कॉमन नेम जान लें, क्योंकि होगा क्या, तुम्हारे सामने कॉमन नेम लिखा रहेगा, पूछेगा IUPAC नेम बताओ, हमको कॉमन नेम ही नहीं आता, IUPAC क्या बताएंगे हम। इसलिए हम लोग IUPAC पे सीधे जंप ना करके पहले कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम सीखेंगे, फिर IUPAC पर चले आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिवियल नेम से। ट्रिवियल नेम, हेडिंग दो, ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल नेम, कंपाउंड का ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल नेम, ये ट्रिवियल नेम क्या है? किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये ट्रिवियल नेम क्या है? जवाब, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेमिंग है वो सोर्स के अनुसार दिया जाएगा। सोर्स मतलब वो कंपाउंड आया कहाँ से, किस सोर्स से निकाला गया, सोर्स के अनुसार यदि उस कंपाउंड का नाम तुमने दिया है तो वो नेमिंग कहलाएगी ट्रिवियल नेम। जैसे लैक्टिक एसिड, ये कहाँ से मिलता है? लैक्टेट से, मिल्क से मिलता है। तो लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या हुआ? लैक्टेट मिल्क, कर्ड। समझ में आया? अच्छा, टार्ट्रिक एसिड मिलता है टैमरिंड से, टैमरिंडस इंडिका, ये इमली का बॉटनिकल नाम है। तो टार्ट्रिक एसिड हमको इमली से मिलता है, इसलिए उसी के नाम पर रख दिया टार्ट्रिक एसिड, क्योंकि ऑब्टेन फ्रॉम टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली। साइट्रिक एसिड ये मिलता है साइट्रस फ्रूट से, है ना, लेमन से। मैलिक एसिड कहाँ से मिलता है? एप्पल से। सेब में जो खटास होती है ना, मतलब इमली की खटास और सेब की खटास अलग अलग है। अच्छा, विनेगर जो लेते हैं सिरका, उसकी खटास अलग है, क्योंकि सबकी खटास अलग अलग। सब में एसिड बहुत तरह का होता है। हाँ, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, बटर में, मक्खन में जो खटास होती है, मक्खन में कौन सा एसिड है? मक्खन जो कई दिन का रखा हो तो उसमें खटास आ जाती है, तो क्या है उसके अंदर? ब्यूटेरिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम बटर। तो आखिर ये ब्यूटेरिक एसिड क्या है? ट्रिवियल नेम है। जिस सोर्स से कंपाउंड निकाला उसके अनुसार नाम दे दिया, इस नेमिंग को हम क्या बोलते हैं? नोट करो, ट्रिवियल नेम अकॉर्डिंग टू सोर्स फ्रॉम विच कंपाउंड आइसोलेटेड। Trivial name is the name according to source from which compound isolated. Trivial name is the name according to source
फ्रॉम विच कंपाउंड आइसोलेटेड, फ्रॉम विच कंपाउंड इज आइसोलेटेड। हाँ लिखते जो एग्जाम्पल लिख भी लो, लिखो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या है? मिल्क। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का मिल्क, उसका सोर्स क्या है? मिल्क, लैक्टिक एसिड। हाँ टार्ट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? टेमरिंड, टेमरिंड। इमली, टेमरिंडस इंडिका, टेमरिंड। हाँ यूरिया, यूरिया इज द सोर्स ऑफ यूरिन, यूरिन। हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड इज द सोर्स ऑफ हॉर्स यूरिन, हॉर्स यूरिन। एसिटिक एसिड, हाँ एसिटिक एसिड का सोर्स बताओ? हाँ विनेगर, सिरका, विनेगर। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, हाँ इसका सोर्स है एप्पल, एप्पल। हाँ साइट्रिक एसिड, लिखते चलो, साइट्रस फ्रूट्स, लेमन आ जाएगा। साइट्रस एसिड, साइट्रिक एसिड का सोर्स है साइट्रस फ्रूट्स, लेमन आएगा। हाँ टमाटर में जो खटास होती है, हाँ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सोर्स है टोमेटो, टोमेटो। मतलब ये जितने भी हम नाम लिख रहे हैं ये सब ट्रिवियल नेम है, क्योंकि ये सारे नाम सोर्स के अनुसार हैं, जिस सोर्स से कंपाउंड मिला अनुसार नाम दे दिया। हाँ एक ये भी लिखो, ब्यूटारिक एसिड भी लिख लो, ब्यूटारिक एसिड का सोर्स है बटर, ब्यूटारिक एसिड का सोर्स है बटर, बटर। ये सारे नाम ट्रिवियल हैं, सोर्स के अनुसार हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिवियल नेम। चलो किसी सोर्स से एक कंपाउंड निकला, नाम तुमने दे दिया, उसी सोर्स से एक कंपाउंड और मिल गया, अब उसी सोर्स से दो कंपाउंड आ गए, तो पहले का तो नाम तुमने सोर्स के अनुसार दे दिया, अब दूसरे का क्या नाम दे, ये समस्या सामने आ गई। अब इस समस्या को दूर करने के लिए फिर इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस की मीटिंग बिठाई गई और कंपाउंड के नेमिंग के लिए फिर रूल बनाए गए, और फिर वहीं से IUPAC की शुरुआत हो गई। और IUPAC की शुरुआत इसके लिए भी हुई है क्योंकि जो कॉमन नेम जो दिया गया था शुरू में, उसमें भी मिस्टेक था, कई गलतियां थी, कन्फ्यूजन हो रहा था, नाम को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उसको भी दूर करने के लिए फिर IUPAC का एक फाइनल रूल बनाया गया। तो मतलब IUPAC की ज़रूरत कब पड़ी? जब दिक्कत ट्रिवियल नेम में भी आई और कॉमन नेम में भी आया। अभी तुमने क्या देखा? ट्रिवियल, कॉमन नेम क्या है वो भी जान लो, फिर उसके क्या दिक्कत आई, उसको दूर करने के लिए फिर आया फाइनल IUPAC। हाँ उससे पहले कॉमन नेम, हेडिंग तो कॉमन नेम, कॉमन नेम। हाँ कॉमन नेम, जैसे हम लोग कॉमन नेम में यूज़ करते हैं एन, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, नाम सुना है ना? ये जो हम लोग नेमिंग यूज़ करते हैं ये सब कॉमन नेम है, एन, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब कॉमन नेम है। तो पहले हम कॉमन नेम जानेंगे फिर IUPAC नेम सीखेंगे, क्योंकि कॉमन नेम कभी कभी जैसे मान लो कार्बन दे दिया और यहाँ लिखा मेथ, यहाँ लिखा एथ, यहाँ लिखा टर, ब्यूटाइल,
फिर यहाँ लिखा है नियो पेंटाइल, और कर इसका IUPAC नेम बताओ। अब हमको यही नहीं पता कि नियो पेंटाइल क्या, टर्ब्यूटाइल क्या, एथाइल क्या, मिथाइल नहीं पता हमको। तो जब तक यही नहीं पता तो नेमिंग कैसे करेंगे हम? तो इसलिए IUPAC स्टार्ट करने से पहले हम इस सब का मीनिंग जान लें कि टर क्या, नियो क्या, मिथाइल, एथाइल, आइसो शब्द क्या है, पहले इसको हम लोग जान लें। ठीक है, 1 बाई 1 एक एक करके पहले हम सबको सीख लें कि आखिर ये है क्या। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एक होता है क्वार्टनरी। देखो, प्राइमरी कार्बन उसको कहेंगे हम जो कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। यदि कोई एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो जिस कार्बन क्या हो गया, प्राइमरी। और यदि कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और यदि कोई कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो क्या बोलेंगे इसको, टर्सरी। तो इसमें ये वाला कार्बन प्राइमरी क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, और ये टर्सरी क्योंकि ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 से अटैच है। दिस इज द टर्सरी। अच्छा, मान लो इस प्राइमरी कार्बन से हमने कोई हैलोजन लगाया तो प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा, हमने इस हैलोजन को सेकेंडरी कार्बन से लगाया तो सेकेंडरी हैलाइड कहेंगे। यदि हमने टर्सरी कार्बन से हैलोजन लगाया तो टर्सरी हैलाइड कहेंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, मान लो हमने प्राइमरी कार्बन से OH लगाया तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। बिल्कुल सही। यदि हमने OH को उठा के सेकेंडरी कार्बन पे लगाया तो सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। बिल्कुल सही। यदि हमने OH को टर्सरी कार्बन पे लगाया तो बिल्कुल सही। और यदि हमने प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन लगाया तो दिस इज प्राइमरी हाइड्रोजन, बोलो। और सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन लगाया तो दिस इज सेकेंडरी हाइड्रोजन। और टर्सरी कार्बन पे हाइड्रोजन लगाया तो टर्सरी हाइड्रोजन। बिल्कुल सही। अब मान लो हमने प्राइमरी इस कार्बन पर NH2 लगाया तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। और यदि हम यहाँ पर लगाएं तो क्या सेकेंडरी बोलेंगे, प्राइमरी ही बोलेंगे। इससे पहले हैलोजन लग रहा था, अल्कोहल लग रहा था, हाइड्रोजन लग रहा था, तो कार्बन के अनुसार नाम बदल रहा था, कार्बन के अनुसार नाम। लेकिन जब तुमने NH2 लगाया तो कार्बन के अनुसार नाम नहीं बदल रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी अमाइंस हैं ये अमोनिया से बन के आए हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इनकी नेमिंग अमोनिया के अनुसार चलेगी। और जितने भी हैलाइड हैं, हाइड्रोजन है, अल्कोहल है, इनकी उत्पत्ति कार्बन से हुई है। कार्बन से ही सब बने हैं ये। क्योंकि इनकी ओरिजिन कार्बन से हुई है तो इनको क्लासीफाई कार्बन के अनुसार करना होगा। और अमाइंस की उत्पत्ति अमोनिया से हुई है तो इनका नाम अमोनिया के अनुसार करना होगा। अब देखो, जैसे ये मीथेन है, तुमने पहले इसका क्लोरीनेशन किया सनलाइट में तो क्या बना, मिथाइल क्लोराइड बना। तो पहले पता मीथेन के बाद ना मिथाइल क्लोराइड बना। तो पता इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मीथेन से हुई है ना, कार्बन से हुई है ना, बोलो। अच्छा, अब इसी में तुमने एक्वस केवस डाल दिया तो ये OH आयन इसको हटा के बैठ गया, अल्कोहल बन गया। आखिर बताओ, ये अल्कोहल हो चाहे हैलोजन हो, ये सब कार्बन से आ रहे हैं ना? नहीं समझ में आया? तो आखिर ये सब कार्बन से आ रहे हैं तो हैलोजन हो चाहे अल्कोहल हो चाहे हाइड्रोजन क्यों ना हो, इनका क्लासिफिकेशन कार्बन के अनुसार ही होगा, कार्बन के रेस्पेक्ट में ही होगा। क्या? यदि कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन, और उससे लगा हाइड्रोजन प्राइमरी, और उससे लगा हैलोजन, उससे लगा अल्कोहल। और यदि सेकेंडरी कार्बन से लगा कोई हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन। और यदि क्लोरीन लगा है तो, और यदि OH लगा है तो। लेकिन अमाइन के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ अमाइन आया, ये कार्बन वाला क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा क्योंकि सारे अमाइन कहाँ से आए हैं, अमोनिया से बने हैं। हाँ, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के तुमने कार्बन लगाया, एक हाइड्रोजन, तो क्या कहेंगे, प्राइमरी अमाइंस। अच्छा, 2 कार्बन लगा, 2 ऐसे हटाए तो, और तीनों हटाए तो, ये है क्लासिफिकेशन। नोट करो, देखो, द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन,
alcohol with respect to carbon. Classification of hydrogen, halogen, alcohol with respect to carbon, but classifications of amines, with respect to ammonia, with respect to ammonia. क्यों? ऐसा क्यों? कोई पूछेगा ऐसा क्यों? Because amines derived from ammonia. ये अमाइंस अमोनिया की डेरिवेटिव्स है, अमोनिया की उत्पत्ति है. अमाइंस derived from अमोनिया. हाँ, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाया है, देखो एक हाइड्रोजन. अब बताइए कौन सा अमाइन कहलाएगा? बोलो. हाँ, दिस इज द प्राइमरी अमाइंस. और यदि हमने अमोनिया का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया 2 कार्बन के द्वारा, क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी अमाइंस. और यदि अमोनिया का 3 हाइड्रोजन हट गया, ऐसा CH3 and CH3. हाँ, अब क्या कहलाएगा ये? हाँ, टर्सरी अमाइंस. और यदि अमोनिया ने अपना लोन पेयर भी उठा के कार्बन को दे दिया, किसी कार्बन को दे दिया, ऐसा भी हो सकता है, दे दिया, तो ऐसे केस में इससे हम कहेंगे क्वाटर्नरी अमाइंस. जब अपना लोन पेयर उठा के भी किसी कार्बन को दे दिया, 4 बॉन्ड बना लिया, तो अब इसको कहेंगे हम क्वाटर्नरी अमाइंस. बोलो, समझ में आया? आ गया? अब ये कार्बन की चेन है, यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप लगाया, यहाँ पर हमने NH2 ग्रुप लगाया, तो इसको हमने क्या बोला था अभी? ये कौन सा अमाइन है? बोलो. अच्छा, हमने इस कार्बन पे NH2 लगाया, तो ये कौन सा अमाइन कहलाएगा? बोलो. हाँ, प्राइमरी कहलाएगा. क्यों प्राइमरी कहलाएगा? क्योंकि अमोनिया का एक ही हाइड्रोजन गायब है, बस एक ही हाइड्रोजन हटा के ग्रुप लगाया गया, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया, इसलिए अभी भी प्राइमरी है. हाँ, सेकेंडरी अमाइन कब बनेगा? जब हम कार्बन के बीच में NH लगाएंगे तब. हाँ, अब ये हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि अब इसमें अमोनिया का 2 हाइड्रोजन गायब हो गया. ये देखो, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन. आया? हाँ, समझ में आया? तो ज़रा ये बताओ ये क्या है? हाँ, पहले इसको भी ये समझ में आ गया ना. और यदि मान लो इस जगह पर हम OH लगाएंगे तो कौन सा अल्कोहल बोलेंगे? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल. समझ में आया? अब जब ये बताओ ये कौन सा अल्कोहल है? बताइए कौन सा अल्कोहल है? यदि मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो बताइए कौन सा अल्कोहल है? बोलो. हाँ, ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन प्राइमरी है, एक ही कार्बन से अटैच है. देखो इसका स्ट्रक्चर ये है, इसको खोल देना हम, तो इसका खोलने के बाद ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. अब बताइए OH ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच है ना. ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे एक ही तो कार्बन जुड़ा है. ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, तो दिस कार्बन इज प्राइमरी, तो दिस अल्कोहल इज प्राइमरी, कि प्राइमरी अल्कोहल है. अच्छा, ये बताओ
बताइए कौन सा अल्कोहल है? आवाज़ नहीं आ रही है। कौन सा? हाँ, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो ये कंडेंस को खोल दो ना तो दिखने लगेगा। इसको खोलो, बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इस कार्बन को यहाँ बना दो, 4 बॉन्ड बनाएगा। इससे 2 मिथाइल लगे हैं, 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल लगा दो। अच्छा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन लगा दो। और एक OH लगा, OH लगा दो। अब ध्यान से देखो, ये OH जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े? 2। जो कि 2 कार्बन जुड़े, तो दिस कार्बन इज सेकेंडरी, तो दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी। याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के रिएक्शन में फ़र्क होता है। ल्यूकास टेस्ट होता है जिससे हम अलग कर लेते हैं कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी। अरे ल्यूकास टेस्ट तो बात की बात है, पहले हम पहचाने तो कि प्राइमरी के सेकेंडरी टर्शियरी, उसको डिस्टिंग्विश तो बाद में करेंगे। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ, ये कौन सा अल्कोहल है? बोलो। बोलो। हाँ, ये अल्कोहल तुम्हारा हो गया टर्सरी। बोलो। बोलो। हाँ, ये प्राइमरी अमाइंस है। समझ में आ रहा है? हाँ, सही बताइए, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। सही है। हाँ, अब जब ये बात समझ में आई तो अब तुम कॉमन नेम समझ सकते हो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तुमको समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ CH3 लिखा, तो पता है इसका हम कॉमन नेम क्या देंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इसको कहेंगे मिथाइल। हाँ, इसका कॉमन नेम क्या होगा? CH3 CH2। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसका कॉमन नेम होगा एथाइल। अच्छा, इसका कॉमन नेम बोलो। नहीं, एन प्रोपाइल। एन का मतलब नॉर्मल चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं। प्रोपाइल तो फिर IUPAC में भी आ जाएगा ना। इस समय कॉमन नेम चल रहा है, तो कॉमन नेम में क्या होगा? एन आइसो नियो। तो एन का मतलब नॉर्मल, आइसो का मतलब एक ब्रांच, नियो का मतलब 2 ब्रांच। तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये एकदम सीधी चेन चल रही है, तो इसलिए कॉमन नेम क्या होगा? एन प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल। तो नॉर्मल पूरा नहीं बोल करके एन बोलते हैं इसको, एन प्रोपाइल। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको कहेंगे एन ब्यूटाइल। 1 2 3 4। अब मान लो इसमें हम एक ब्रांचिंग कर दें, इसी में एक ब्रांचिंग कर दें ऐसा, क्या बोलेंगे? हाँ, अब इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। ये एन ब्यूटाइल है और ये आइसोब्यूटाइल, तो इसमें एक ब्रांचिंग। अब ब्यूटाइल क्यों बोला? 4 कार्बन। आइसो क्यों बोला? 1 ब्रांच। तो पूरा नाम हो गया आइसो ब्यूटाइल। 1 2 3 4, एक जहाँ एक H लगेगा, हाँ एक H लगेगा, 1 2 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। हाँ ठीक तो है, ये आइसो ब्यूटाइल है। दिस इज आइसोब्यूटाइल। अब मान लो हमने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया ना, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। यदि यहाँ पर हमने OH लगाया तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब जो ग्रुप लगाएंगे उसका नाम होता जाएगा। लेकिन पहले जानो तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? क्या बोले? और एन का मतलब नॉर्मल चेन होता है, तो नॉर्मल चेन तो ये है, ये एकदम सीधी चेन चल रही। इसमें तो यहाँ तो ब्रांचिंग हो गई, यहाँ तो कोई ग्रुप लग गया है ना। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल तो इसको बोलते हो। नहीं, प्रोपाइल का मतलब तो 3 कार्बन होता है, यहाँ तो 4 कार्बन है।
ये आइसोप्रोपाइल नहीं है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्योंकि ये कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ कोई ग्रुप लगा है ना, अब ये ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है बताओ वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन, दिस इज सेकेंडरी। और चूंकि टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और तुमने यहाँ पर क्लोरीन लगाया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यदि OH लगाया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो लगाओगे वो नाम होता जाएगा बस, लेकिन इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। और तुमने ब्रांचिंग हट के किया, हट के इधर, तो आइसो, और जहाँ ग्रुप लगा वहीं ब्रांचिंग कर दिया, जहाँ ग्रुप लगा वहीं ब्रांचिंग कर दिया, तो सेकेंडरी। समझ में आया? तो आइसो और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है? आइसो में ब्रांचिंग जो है वो चेन के किनारे की तरफ की जाती है, और प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचिंग जो है जहाँ ग्रुप लगा है वहीं की जाती है। बता, यहाँ ग्रुप लगा, समझो यहाँ क्लोरीन लगा, इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब बताइए, जो क्लोरीन है जिस कार्बन से लगा वो प्राइमरी है, वहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, और से चेन सीधी है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। अच्छा, उसी 4 कार्बन में तुमने ब्रांचिंग किनारे की तरफ की, इस साइड ब्रांचिंग कर दी, यहाँ देखो हट के, तो क्या हो जाए? आइसो। और यही ब्रांचिंग तुम उठा के यहाँ कर दो जहाँ ग्रुप लगा है, तो बताओ ये ग्रुप जिस कार्बन से लगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। ये ग्रुप जिस कार्बन से लगा है बताओ वो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। तो चूंकि ये ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन सेकेंडरी है, 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए बोला सेकेंडरी। टोटल 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल, पूरा नाम क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब तुम यहाँ क्लोरीन लगाओगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ ब्रोमीन लगाओगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, OH लगाओगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो देखो, आइसो और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है? आइसो में भी ब्रांचिंग है, सेकेंडरी में ब्रांचिंग है, लेकिन आइसो की ब्रांचिंग चेन के किनारे की तरफ है, जहाँ ग्रुप लगा है उससे हट के, ग्रुप लगा है जिस कार्बन से उससे हट के तो ब्रांचिंग है, तो आइसो। और जहाँ ग्रुप लगा है उसी कार्बन पे ब्रांचिंग हो गई तो सेकेंडरी। ये फ़र्क है आइसो और सेकेंडरी में। आया? अब देखो सामने, यहाँ 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। अब हम चाहे तो इसमें हम ब्रांचिंग कर सकते हैं, देखो ऐसा। अच्छा, ये 3 कार्बन के तुमने यहाँ ब्रांचिंग की, क्या तुम 2 कार्बन में कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2 कार्बन में एन आइसो आता ही नहीं है। एन आइसो की शुरुआत 3 कार्बन से होती है, तो 3 कार्बन में कोई ब्रांचिंग नहीं, नॉर्मल। और जहाँ तुमने एक ब्रांचिंग कर दी तो अब हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। हाँ, अब इसको देखो, आइसो प्रोपाइल बोल रहे हैं। अब तुमने यहाँ क्लोरीन लगाया तो क्या इसको बोलोगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलोगे। बोलो। अच्छा, ध्यान से देखो, यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है बताओ वो कार्बन सेकेंडरी भी तो है, सेकेंडरी भी तो है, तो मतलब ये सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी तो हुआ, बिल्कुल हुआ। मतलब ये सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी हो रहा है, आइसो प्रोपाइल भी हो रहा है। पता कन्फ्यूजन हो रहा है ना? तो ऐसे केस में IUPAC आएगा ना। इसी कन्फ्यूजन की वजह से ना IUPAC आया। कॉमन नेम एकदम एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें दिक्कतें हैं। अब जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है, तुमने इधर ब्रांचिंग कर दिया तब तो आइसो, और जहाँ लगा है वहाँ किया तो सेकेंडरी। अब मान लो बीच में कर दिया तो क्या कहेंगे? फिर कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? IUPAC। कहने का मतलब कॉमन नाम में भी दिक्कतें हैं, जिसके लिए IUPAC बुलाया गया। लेकिन ठीक है, IUPAC तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले कॉमन नाम तो जाने। तो कॉमन नाम में हमने क्या बताया कि नॉर्मल तब बोलना जब कोई सीधी चेन हो, कोई ब्रांचिंग ना हो। आइसो तब यूज़ करना जब एक ब्रांचिंग हो, लेकिन किधर? जहाँ ग्रुप लगा है उस कार्बन पर या उससे हट के, जोर से बोलो, हट के। और यदि जिस कार्बन पे ग्रुप लगा वहाँ ब्रांचिंग हो गई तो सेकेंडरी हो जाएगा। बोलो क्लियर? अच्छा, अब यदि मेरी बात समझ रहे हो तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? एन, हाँ, पेंटाइल क्लोराइड। और इसको हटा दो तो एन पेंटाइल। अब कुछ भी लगाओ, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, एन पेंटाइल, इसका नाम क्या रखेंगे? एन पेंटाइल। अब जो भी लगा दो, क्लोरीन लगा दो क्लोराइड, ब्रोमाइड लगा दो ब्रोमाइड, आयोडीन लगा दो आयोडाइड, OH लगा दो अल्कोहल, लेकिन नाम क्या है? एन पेंटाइल। अच्छा, मान लो हमने इसको ऐसे कर दिया, इसको हमने
1 2 3 4 5। अब बताओ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, आइसो, बिल्कुल सही। इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल। अब जो लगाओ, क्लोरीन तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमाइड, आयोडाइड लगा तो आयोडाइड, OH लगाओ तो अल्कोहल, लेकिन है ये पूरा आइसो पेंटाइल। इसको लिखते जाना, जितना लिखना है सब लिख लो, बाद में दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो सब उतारते भी जाओ साथ साथ में। हाँ, ये इसका नाम क्या है? एन प्रोपाइल। इसका नाम आइसोप्रोपाइल। इसका नाम आइसोब्यूटाइल। इसका नाम एन पेंटाइल। इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नाम एन ब्यूटाइल। सबको नोट कर लो, सब नोट कर लो। अभी समझ में आया? 2 महीने बाद क्या होगा? सब कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कॉपी खोलेंगे फिर से ताज़ा हो जाएगी बात। कन्फ्यूजन जान दो किस में होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एन आइसोनियो। एन आइसोनियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसी को लेके कंफ्यूज रहते हैं। कॉमन नाम समझ में नहीं आता, IUPAC के क्वेश्चन लगते नहीं, तो पहले कॉमन फिर IUPAC। तो हमने क्या बोला? कोई सीधी चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं, नॉर्मल। अच्छा, किनारे की तरफ एक ब्रांचिंग हो गई आइसो, 2 ब्रांचिंग हो गई नियो। अच्छा, जहाँ ग्रुप लगा है, जहाँ ग्रुप लगा है उधर से ब्रांचिंग हो गई तो अच्छा एक और हो गई टर्सरी, एक और हो गई टर्सरी। तो जिधर ग्रुप लगा है उधर ब्रांचिंग है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और ग्रुप से हट के ब्रांचिंग कर रहे हो, एन आइसोनियो, मतलब ग्रुप इधर लगा है, तुम्हारी चेन चल रही इधर, तो जिधर ग्रुप लगा है वहाँ ब्रांचिंग हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अच्छा, ग्रुप से हट के ब्रांचिंग हो रही है, एन आइसोनियो। बस इस बात को पकड़ लो, सब लग जाएगा तुमसे। यही मेन सिखाना है हमको तुमको। एक बार फिर से बोल रहे हैं, मान लो कार्बन की चेन है, इधर कोई ग्रुप लगा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल, कुछ भी, अमाइंस, कुछ भी लगा है, और जहाँ ग्रुप लगा है उस कार्बन पे तुम ब्रांचिंग कर रहे हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कोई ब्रांचिंग नहीं, प्राइमरी, एक ब्रांच, सेकेंडरी, 2 टर्सरी। और जिधर ग्रुप लगा उससे हट के तुम ब्रांचिंग कर रहे हो, कोई ब्रांच नहीं किया, नॉर्मल। एक ब्रांच किया, आइसो। 2 ब्रांच किया। बस इस बात को पकड़ लो, हम बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, नेमिंग करते जाओ, हम भी आगे बढ़ जाएं, हमको भी तसल्ली हो जाए कि तुमने समझ लिया। हाँ बताओ, इसका नाम बताओ। एन पेंटाइल। अच्छा, इसका नाम, ये क्या है? यहाँ ग्रुप लगा है, हाँ बोलो। हाँ, तुमने क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा उससे हट के ब्रांचिंग किया, क्लोरीन लगा इस कार्बन, ब्रांचिंग उससे हट के हो रही है, मतलब नियो। 2 ब्रांचिंग है, नियो। एक होता आइसो, कोई ब्रांच ना होता एन, क्योंकि यहाँ 2 ब्रांच है तो नियो। और टोटल कितने कार्बन है? तो नियो पेंटाइल। लिख लो। हाँ, क्लोराइड, क्लोरीन लगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमाइड, ग्रुप तो कुछ भी लग जाएगा ना। हाँ, ये नोट कर लिया ना, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, इसको आइसो प्रोपाइल। लिखा है कि नहीं? इसको क्या कहोगे? क्या बोलोगे? हाँ, टर्सरी, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से लगा वो टर्सरी है, और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। मतलब क्लोराइड तो कुछ भी लग सकता है ना, ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, टर्सरी पेंटाइल, बस जो लगा उसके साथ जोड़ दो। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? टर्सरी। हाँ, दिस इज अ टर्सरी ब्यूटाइल। जो भी लगा, अभी क्लोरीन है फिर ब्रोमीन हो जाएगा, हट जाएगा, टर्सी ब्यूटाइल, मतलब इसका नाम टर्सी ब्यूटाइल। अब जो लगा उसमें जोड़ दो, टर्सी ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है?
तो दो चीज़ हमने बताया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड और उसके बाद प्राइम एन आइसोनियो। ठीक है, एन आइसोनियो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये सब कॉमन नाम है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया, देखो सामने, इस कार्बन से यहाँ लिखा एमी मतलब मिथाइल, ईटी मतलब एथाइल, और इधर से लगा आइसोप्रोपाइल, और इधर से लिखा है नियोपेंटाइल, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और कह रहा बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने प्राइमरी कार्बन हैं, इस मॉलिक्यूल्स में कितने प्राइमरी कार्बन हैं, हाउ मैनी प्राइमरी कार्बन हमसे पूछ रहा है। तो जानते हो क्या करेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ, पहले बताओ, कार्बन को बीच में लिखाया सी, बता मिथाइल का मतलब क्या, सबसे पहले मिथाइल लिखे थे ना, CH3। अच्छा, इथाइल का मतलब CH2 CH3, तो यहाँ रख देंगे CH2 CH3। अच्छा, यहाँ क्या लिखा, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, आइसो का मतलब ब्रांच, तो 3 कार्बन को ब्रांचिंग लेते हुए बना दो। 3 कार्बन लेना है, ब्रांचिंग होनी चाहिए, बस 3 कार्बन ब्रांच, 3 कार्बन बीच में ब्रांच हो गया, बीच में लगा दिया ना तुमने, बोलो दिस इज आइसोप्रोपाइल। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, नियोपेंटाइल, पेंटाइल मतलब 5 और नियो का मतलब 2, तो 5 कार्बन को 2 ब्रांचिंग लेते हुए स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, 2 ब्रांचिंग, इधर मत कर देना ब्रांचिंग, जहाँ से ग्रुप लगा उसके हट के यहाँ 1 2, मतलब 2 ब्रांचिंग हो गई, टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, ब्रांचिंग तुमने हट के की है, इस कार्बन से हट के किया है, दिस इज अ नियोपेंटाइल, दिस इज द नियोपेंटाइल, ये स्ट्रक्चर इसका बन गया। ये नियोपेंटाइल है, ये मिथाइल है, ये एथाइल है, और ये आइसोप्रोपाइल है। चलो, अब पूरा पूछ रहा है कितने प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, वह कार्बन जो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, डायरेक्टली जुड़ा। हाँ बताओ, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है, दिस इज प्राइमरी। ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा है, दिस इज प्राइमरी। ये बोलो 3 से जुड़ा है, 1 2 3, दिस इज टर्सरी कार्बन। ये कार्बन क्वाटनरी, 4 कार्बन जुड़ा, देखो 1 2 3 4, तुमको खोजना क्या है, छोड़ो इसको। ये कौन सा कार्बन है, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, दिस इज। अच्छा, ये कार्बन 1 2 1 2, तो दिस इज सेकेंडरी। ये कार्बन प्राइमरी। अच्छा, ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा है, सेकेंडरी। अच्छा, ये वाला कार्बन 4 से जुड़ा है, क्वाटनरी। अच्छा, ये वाला, ये गिनो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, प्राइमरी कार्बन हो गया 7। जब तो एग्जामिनर का पर्पस प्राइमरी कार्बन नहीं पूछना था, तुमसे स्ट्रक्चर जन बनवाना था कि इसका मतलब तुम समझते हो कि नहीं, नियोपेंटाइल टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, बोलो। अच्छा, नियो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाओ जरा तो कॉपी पे, नियो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाओ, नियो ब्यूटाइल, बोलो। बन ही नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, जहाँ नियो ब्यूटाइल बनाने की कोशिश करो टर्सी ब्यूटाइल बन जाएगा, बनाओगे नियो ब्यूटाइल बन जाएगा, तो नियो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, समझ रहे। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, नियो का मतलब 2 ब्रांचिंग, तो जहाँ तुम 4 कार्बन की 2 ब्रांचिंग करोगे तो पहले कार्बन पे ही ब्रांचिंग हो जाएगी, मतलब नियो ब्यूटाइल संभव नहीं है। हाँ, एक तो बना के दिखा दो, इस कार्बन से लगा है आइसोप्रोपाइल, इससे सेकेंडरी ब्यूटाइल, इधर टर्सरी ब्यूटाइल, इधर
नियो पेंटाइल। हाँ बताओ इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है, गिनो। एक तो अपने से बनाओ सब लोग। हाँ ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल और नियोपेंटाइल। कितने प्राइमरी कार्बन? ये टर्सरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल। हाउ मैनी प्राइमरी कार्बन? हाउ मैनी प्राइमरी कार्बन, हाउ मैनी सेकेंडरी कार्बन, हाउ मैनी टर्सरी कार्बन, हाउ मैनी क्वार्टनरी कार्बन? जो पूछे सब बता सकते हो तुम। पहले स्ट्रक्चर बनाओ कॉपी पे। पहले स्ट्रक्चर बन गया। हाँ देखो देखो, नियोपेंटाइल, पेंटाइल मतलब क्या? 5 कार्बन। नियो मतलब 2 ब्रांचिंग। तुम्हारे पास 5 कार्बन है, 2 ब्रांचिंग है, तो बता 5 में से 2 ब्रांचिंग के लिए 2 कार्बन घटाओ, कितने बचे? 3। तो 3 कार्बन की चेन बना लो पहले। अब तुमको 2 ब्रांचिंग करनी है, टोटल 5 कार्बन यूज़ करने हैं। 5 में से तुमने 2 कार्बन निकाले, क्योंकि नियो का मतलब 2 ब्रांचिंग था, तुमने 2 कार्बन निकाला। 5 में से 2 कार्बन निकालो, कितना बचा? 3। तो तुमने 3 कार्बन की चेन बनाई। अब इस 3 कार्बन की चेन में तुमको 2 ब्रांचिंग दिखानी है। यदि ब्रांचिंग तुमने यहाँ दिखा दिया तो टर्सरी हो जाएगा, और यहाँ दिखाया तो नियो हो जाएगा। मतलब यहाँ दिखाओगे। समझ में आया? जहाँ ग्रुप लगा है वहीं तुमने ब्रांचिंग कर दी तो टर्सरी हो जाता, लेकिन तुमको हट के चलोगे तब तो नियो होगा। तुमने यहाँ कर दिया, ये है नियो, ये हो गया नियो पेंटाइल। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? कैसे बना रहे नियो पेंटाइल? अच्छा, टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब कितना हो गया? 4 कार्बन यूज़ करना है। टर्सरी का मतलब 2 ब्रांचिंग, तो 2 ब्रांचिंग के लिए 4 में 2 कार्बन घटाओ, बच्चे कितने? 2। ब्यूटाइल का मतलब 4 और टर्सरी मतलब 2 ब्रांच, तो 4 कार्बन में से 2 ब्रांचिंग 2 मिथाइल हटाओ, कितने बचे? 2 कार्बन की चेन बनाओ। बनाया? अच्छा, 2 कार्बन तुम्हारे खप गए, 2 बचे हैं ना। अब 2 को तुम ब्रांचिंग दिखाओगे, कहाँ दिखाओगे ब्रांचिंग? यहाँ दिखाओगे कि यहाँ दिखाओगे? हाँ यहाँ दिखाओगे, तब ना जहाँ ग्रुप लगा वहीं ब्रांचिंग होगी। यहाँ ब्रांचिंग करोगे तो फिर ला तब आइसो हो जाएगा। आया? चलो, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। अच्छा यहाँ क्या लिखा है? आइसो प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब 3, आइसो मतलब ब्रांच। 3 कार्बन को ब्रांचिंग लेते हुए ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आया? हाँ, ऊपर क्या लिखा है? सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब 4 कार्बन, और सेकेंडरी का मतलब 1 ब्रांच, तो 4 में से घटाओ 3 कार्बन की चेन बनाओ। हाँ अब बताओ, एक ब्रांचिंग कहाँ दिखाएं? सेकेंडरी लिखा है ना, वो ब्रांचिंग यहाँ दिखाएं कि यहाँ दिखाएं? बोलो, हमको 1 कार्बन, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन है ना, तुमने 3 कार्बन लगाया, 1 कार्बन तुम्हारे पास और है, सेकेंडरी बनाना है। बताओ ब्रांचिंग यहाँ करोगे कि यहाँ करोगे? हाँ यहाँ करोगे तो सेकेंडरी होगा, यहाँ करोगे तो आइसो हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा है ना, हाँ जहाँ ग्रुप लगा वहीं करो ब्रांचिंग। ऐसे आया? हाँ अब गिनो, ये कार्बन तुम्हारा क्या है? प्राइमरी। ये वाला कार्बन, ये प्राइमरी, ये भी, ये टर्सरी, ये टर्सरी है। अच्छा ये वाला
टर्सरी। ये वाला, ये क्वार्टनरी। हाँ, ये वाला बोलो, 2 कार्बन से अटैच है ना। ये क्वार्टनरी। प्राइमरी गिनो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से स्टार्ट किए थे। हाँ, प्राइमरी कार्बन हो गए 10। सेकेंडरी गिनो, सेकेंडरी 1 1 1 1 2 2 2 2 2। सेकेंडरी कार्बन हो गए 2। टर्सरी 1 2 2। टर्सरी 2। क्वार्टनरी गिनो 1 2 3 3। आया? ये सब कॉमन नाम है। एन आइसोनियो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, दिस इज द कॉमन नेम। आगे चल के हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कॉमन नाम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन IUPAC में कॉमन नाम को अवॉइड किया गया है। कॉमन नाम को दूर रहना है। तो देखो, हम लोग जो क्लासिफिकेशन किया था, पहले हमने क्या पढ़ा? ओपन चेन, फिर क्या आया था? क्लोज चेन। ओपन चेन को 2 तरह से किया था, एक सैचुरेट और दूसरा अनसैचुरेट। तो नेमिंग भी सैचुरेट की अलग है, अनसैचुरेट की अलग है। तो शुरुआत करते हैं IUPAC नेमिंग सैचुरेट हाइड्रोकार्बन से। हेडिंग दो, IUPAC nomenclature of saturated hydrocarbon। IUPAC nomenclature of saturated hydrocarbon। सैचुरेट समझते हो, जो कि CnH2n+2 को फॉलो करे, उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा कोई भी कंपाउंड तुम्हारे सामने है जो कि सैचुरेटेड है और उसकी तुमको नेमिंग करनी है, तो उसके लिए 4 नियम याद कर लो बस। उस 4 नियम को ध्यान में रख के नेमिंग करते चलो। हाँ, उसके लिए पहला नियम क्या है? सबसे पहले पूरे नाम को 3 हिस्से में बांटा गया। पूरे नेमिंग को, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन एल्केन की नेमिंग को 3 हिस्से में बांटा गया। पहला प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड और फिर सफिक्स। क्योंकि अभी फंक्शनल ग्रुप को हमने दूर किया, फंक्शनल नहीं लेके चल रहा। अभी एल्केन का मतलब एल्केन, केवल एल्केन, फिर उसके बाद एल्कीन अल्काइन, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप मिला देंगे। भला स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर लास्ट में सबको मिला देंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले आज हम लोग केवल एल्केन का देख लेते हैं कि एल्केन की नेमिंग हमको कैसे करनी है। इसके लिए नेम को हमने 3 हिस्से बांटा, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। अच्छा, रूट वर्ड इंडिकेट करता है कि जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी मेन चेन कितने कार्बन की है, उसकी जो प्रिंसिपल चेन है, मेन चेन है, वो कितने कार्बन की है, वो इंडिकेट करता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, मेन या प्रिंसिपल या मेन चेन कर लो, एक ही बात है। मेन चेन, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो मेन चेन वो कितने कार्बन की है। मान लो 1 कार्बन की है, 1 कार्बन, तो रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। 2 कार्बन की है तो एथ, 3 कार्बन की है तो प्रोप, 4 की है तो ब्यूट, 5 की है तो पेंट, 6 की है तो हेक्स, 7 की है तो हाँ हेप्ट, 8 की है तो ऑक्ट, अभी केवल ऑक्ट, 9 की है तो नोन, और 10 की है तो डैक। अच्छा, 11 की है तो अनडैक, 12 की है तो डो डैक, 13 की है तो ट्राई डैक, सो ऑन। हो गया। तो रूट वर्ड इंडिकेट करता है कि जो तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है एल्केन, उसकी मेन चेन कितने कार्बन की है। जितने कार्बन की होगी तुम रूट वर्ड इस्तेमाल करोगे। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, ऐसे इस्तेमाल करोगे। अच्छा, प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि उस मेन चेन में कितनी साइड चेन लगी है, कौन कौन सी साइड चेन लगी है।
उस मेन चेन में क्या साइड चेन है। हाँ, प्रीफिक्स इंडिकेट क्या करता है, प्रीफिक्स इंडिकेट साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करता है। प्रीफिक्स इंडिकेट करता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी साइड चेन लगी है। अब मेन चेन के बाद जो ब्रांचिंग है वो साइड चेन हो जाएगी, मेन चेन के बाद जो ब्रांचिंग होगी वो सब साइड चेन हो जाएगी। तो साइड चेन कौन सी है, सब्स्टिट्यूएंट उसमें क्या लगा है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, जब मेन चेन पर फ्लोरीन लगा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी, ये सब सब्स्टिट्यूएंट में आता है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट में आएगा। जैसे मान लो कार्बन की लंबी चेन है और उसमें ये ब्रांचिंग हो गई, दिस इज साइड चेन। और यहाँ क्लोरीन लगा है, सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ ब्रोमीन लगा है, सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ नाइट्रो लगा है, सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, ये है तुम्हारी मेन चेन हो गई, लंबी चेन, है ना। और उसके बाद जो ब्रांचिंग दिख जाए वो साइड चेन, और ये सब लगे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि उस मेन चेन में कौन कौन सी साइड चेन लगी है और सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है। सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या आता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी। ठीक है। अच्छा, सफिक्स इंडिकेट करता है कि तुम्हारा मेन चेन सैचुरेट है, उसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ सफिक्स रहेगा ANE, बस। क्या रहेगा, ANE। यहाँ बात केवल एल्केन की चल रही है, सैचुरेट की चल रही है, एल्केन की बात चल रही है, बस। हम लोग एक एक करके पकड़ के क्लासिफिकेशन के साथ चलेंगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। इसलिए हम पहले एल्केन पढ़ाएंगे, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद एरोमेटिक, फिर एलिसाइक्लिक। जैसे हमने क्लासीफाई किया, नेमिंग भी वैसे ही करेंगे हम। हाँ, पहले बात समझ में आ गई। पूरे नाम को कितने हिस्से में बांटा हमने, 3 हिस्से में, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। रूट वर्ड इंडिकेट करता है मेन चेन कितने कार्बन की है, प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि मेन चेन में कौन सी साइड चेन लगी है, सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइड्रो क्या है, और सफिक्स हमेशा क्या रहेगा, ANE, क्योंकि तुम्हारा कंपाउंड सैचुरेट है, पाई बॉन्ड नहीं है। बात खत्म। अब इसके बाद तुमको 4 रूल फॉलो करने हैं, 4 रूल, वो फॉलो करते जाओ, नेमिंग होती जाएगी। पहला रूल ये है कि जब आप मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, मेन चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, लंबी होनी चाहिए, कार्बन की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। मान लो तुमको उसी एक ही कंपाउंड में 2 मेन चेन मिल रही है और दोनों 8-8 कार्बन की लंबी चेन दिख रही है। एक ही मालिक्यूल में 2 चेन मिल रही है 8-8 कार्बन की, लेकिन चेन दोनों की अलग अलग है। 8 कार्बन की चेन एक ही मालिक्यूल में, सेम मालिक्यूल मिल रही है, तब उस केस में हम किसको मेन चेन माने। तो IUPAC बोलता है मेन चेन लंबी तो होनी चाहिए, उसमें ब्रांचिंग भी ज़्यादा होना चाहिए। तो बताओ मेन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे हम। मेन चेन शुड बी लॉन्गेस्ट हैविंग मोर डिग्री ऑफ ब्रांचिंग। वो लंबी भी होनी चाहिए, उसमें ब्रांचिंग भी ज़्यादा होनी। यह है पहला रूल, नोट करो। 4 रूल है, नोट कर लो। पहला रूल, while naming the alkane, while IUPAC naming of alkane, while IUPAC naming of alkane, IUPAC naming of alkane, main chain should be longest. Main chain should be longest. Main chain should be longest, having more degree of branching. Main chain should be longest, having more degree of branching. Main chain should be longest, having more degree of branching.
अब जैसे सामने देखो, जैसे मैं सामने कंपाउंड रखा है, ठीक है, इसकी तुमको मेन चेन डिसाइड करना कि मेन चेन कौन है। क्या हम इसको मेन चेन ले लें, या इसको मेन चेन ले लें, या इसको मेन चेन ले लें, या इसको मेन चेन ले लें? हमको वो मेन चेन लेनी है जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, फिर यदि बराबर आ जाए तो ब्रांचिंग देखना है। अच्छा बताओ इसमें कितने कार्बन कहता है, 1 2 3 4, छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 कार्बन है, इधर छोड़ो 4 को छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। अच्छा ये भी 7 है, ये भी 7 है। अच्छा ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गया। 1 2 3 4 5, इधर 6 है, इधर चलो तो 7, इधर चलो तो 7, तो मतलब 7 कार्बन की ये भी चेन है, 7 कार्बन की ये भी चेन है। अब हम किसको मेन चेन माने? जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो, जिसमें साइड चेन ज़्यादा हो। अच्छा मान लो इसको मेन चेन माने तो कितनी साइड चेन आती, गिनो। हाँ एक साइड चेन ये हो गई, एक साइड चेन, कितनी साइड चेन हो गई, 2। अच्छा मान लो हम इसको मेन चेन माने तब, यदि हम इसको मेन चेन माने तब हाँ इसको मेन चेन माने, कितने कार्बन के, 1 2 3 4 5, एक कार्बन ज़्यादा हो गया ना, 7 कार्बन था ना, 1 2 3 4 5 6 7, अब सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की, ये भी 7 की है। अच्छा इससे पहले वाले में कितनी ब्रांचिंग थी, अब किसमें कितनी ब्रांचिंग है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच। हाँ तो कौन सी मेन चेन, पहले वाली की दूसरी वाली, ये है मेन चेन हो गई। तो मेन चेन सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना चेन लंबी होनी चाहिए, उसमें ब्रांचिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये पहला रूल। अच्छा दूसरा रूल क्या है, टोटल 4 रूल है, बस 4 रूल है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल कहता है कि आप मेन चेन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेन चेन की नंबरिंग एक सिरे से स्टार्ट करना, दूसरे सिरे तक जाना है, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट करें किधर से, किधर से करें, जिधर से लोएस्ट नंबर आए, जहाँ से लोएस्ट नंबर आए वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करिए। मान लो ठीक है मेन चेन तो फाइनल यही हो गया, ये तो फाइनल हो गया कि यही मेन चेन है। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, देखो मान लो यहाँ से करते हैं तो साइड चेन को 2 नंबर आता है, यहाँ से करेंगे तो साइड चेन को 2 नंबर आता है। अच्छा इधर से करें तो साइड चेन को 3 नंबर आता है। तो IUPAC बोलता है नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ से साइड चेन सब्सिक्वेंट को लोएस्ट नंबर आए। तो बताओ लोएस्ट नंबर यहीं से ना आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी, इधर से नहीं होगी, गलत, ये गलत है, ये सही नंबरिंग है। 1 2 3 4 5 6 7, नोट करो सेकंड रूल। Second rule, while numbering the main chain, the numbering of the main chain start, numbering of the main chain start from that end, numbering of the main chain start from that end where side chain substituent get lowest number. Numbering the main chain start from that end where side chain substituent get lowest possible number, lowest possible number, lowest possible number। अच्छा एक चीज़ मेरे को बता दें कि हम IUPAC को क्लासिफिकेशन के अनुसार क्यों स्टडी कर रहे हैं, जैसे एल्केन, फिर एल्कीन अल्काइन, फिर उसके बाद एरोमेटिक, फिर एलिसाइक्लिक, हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जैसे एल्केन में जो हम रूल सीखेंगे ना, एल्कीन अल्काइन में कुछ कॉमन हो जाएगा और जो डिफरेंस होगा उसको अलग से लिखवा देंगे, समझ में आया। फिर एल्कीन अल्काइन पढ़ने में जब फंक्शन में पहुँचेंगे तो वहाँ जो डिफरेंस होगा उसको अलग से लिखवाएंगे, बाकी तो कॉमन है, वही रूल समय का सम कॉमन होगा, जो डिफरेंस होगा उसको ऐड करते जाएंगे, सारा रूल मेरा कवर हो जाएगा उसमें। बात समझ में आई कि नहीं, एक साथ पढ़ाएंगे तो दिमाग में खिचड़ी मच जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी कंपाउंड की ज़्यादा है, तो इसलिए हम चाहेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन के अनुसार IUPAC स्टडी करें। तो शुरुआत हम एल्केन से कर रहे हैं और हमने एल्केन के 4 रूल बताए हैं, जिसमें 2 रूल हो चुके हैं। पहला रूल समझ में आया था,
हाँ, मेन चेन का सिलेक्शन कैसे करना है? चेन शुड बी लॉन्गेस्ट हैविंग मोर डिग्री ऑफ। अच्छा, उसके बाद मेन चेन की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले। जैसे यहाँ से लोएस्ट नंबर मिला था, बोलो। अच्छा, मान लो इधर से चलते तब भी 2 आता, इधर से चलते तब भी 2 आता, लोएस्ट नंबर सेम आ जाता, तब क्या करते? क्या करेंगे? हाँ, तब लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। पहले लोएस्ट नंबर अप्लाई करेंगे और लोएस्ट नंबर सेम आ गया तो लोएस्ट सम रूल लगा देंगे। ठीक है, लोएस्ट सम क्या होता है हम बना के दिखाएं, नोट करो, पहले नोट कर लो। इफ़ लोएस्ट नंबर इज सेम, if lowest number is same, if lowest number is same, then we follow lowest sum rule. If lowest number is same, then we follow lowest sum rule. Lowest sum rule. हाँ, देखो सामने, जैसे मान लो ये मेन चेन है हमारी, हमको इसकी नंबरिंग करना है। ठीक है, मान लो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2, बता 2 पे साइड चेन आया, इधर से करें तो 1 2, फिर 2 पे साइड चेन आ गया, मतलब इधर से चले तब भी 2 पे साइड चेन आता है, इधर से चले तब भी 2 पे आता है, मतलब लोएस्ट नंबर क्या हो गया? सेम। तो IPC बोलता है लोएस्ट सम फॉलो करो। अच्छा, लोएस्ट सम क्या? देखो सामने, मान लो नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे केस में लोएस्ट सम क्या आएगा? देखो सामने, बताओ, साइड चेन 2 पर है ना, 2, और उसके बाद साइड चेन 4 पर भी है, 4, सबको सम करते चलो, फिर 5 पर भी है 5, सबको जोड़ो, कितना हुआ? 5 4 9 2 11, ये है सम रूल आ गया 11। अच्छा, मान लो हम नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, हाँ बताओ, लोएस्ट नंबर क्या है? 2, 2 के बाद साइड चेन कितने पर? 3, 3 के बाद 5, पता कितना आया? 10 आया, 10 आया ना। अब देखो सामने, यहाँ भी लोएस्ट नंबर 2, यहाँ भी लोएस्ट नंबर 2, लोएस्ट नंबर सेम, लेकिन यहाँ लोएस्ट सम 11, लोएस्ट सम 10, पता ये लोएस्ट सम, लोएस्ट ये आ रहा है ना, सम वैल्यू लोएस्ट ये है ना, मतलब ये सही है और ये ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। ये है लोएस्ट सम। नहीं समझ में आया? लोएस्ट नंबर जब सेम आ जाए, देखो लोएस्ट नंबर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर सम करके देखो, इसका लोएस्ट सम 10 है, इसका हाईएस्ट सम आ रहा है, तो लोएस्ट सम लेना है, हाईएस्ट सम नहीं लेना है, मतलब ये सही है ऊपर वाली नंबरिंग, नीचे वाली गलत है। यह है रूल नंबर 3। और चौथा रूल, लास्ट रूल है, मान लो लोएस्ट नंबर भी सेम आ गया, लोएस्ट सम भी सेम आ गया, फिर क्या करेंगे? तो IPC बोलता है अल्फ़ाबेटिकल फॉलो करो। अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग जो पहले आए, आप नंबरिंग वहाँ से करो, नोट करो। चौथा रूल, इफ़ लोएस्ट सम इज आल्सो सेम, इफ़ लोएस्ट सम इज आल्सो सेम, इफ़ लोएस्ट सम इज आल्सो सेम, if lowest sum is also same, then follow alphabetical listing. If lowest sum is also same, then follow alphabetical listing. तब alphabetical listing फॉलो करो। हाँ देखो, इसका भी देखो चौथा रूल क्या है, एग्जाम्पल देके समझा दे। हाँ, इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 कार्बन, यही सबसे लंबी चेन दिख रही, देखो, है ना। अच्छा, अब इस मेन चेन की नंबरिंग कहाँ से करें स्टार्ट? इधर से करते हैं तो 3 पर साइड चेन आता है, 1 2 3, इधर से चलो 1 2 3, फिर साइड चेन वही 3 पर आता है, इधर से भी 3, इधर से चलें तो भी 3, मतलब लोएस्ट नंबर सेम, तो क्या करेंगे? लोएस्ट सम देखेंगे,
लोएस्ट सम क्या आता है देखा जाए। मान लो यहाँ से करते हैं, 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बताओ, साइड चेन 3 पर है, 3 के बाद 4 के बाद सम करो, और कोई ब्रांचिंग है नहीं, 12 आ गया। मान लो हम नंबरिंग इधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बताओ, साइड चेन तुम्हारा 3 पर है, 3 पर, 3 के बाद 4 पर भी है, 4 के बाद 5 पे, जोड़ सम करो, 12 आ गया। देखो, लोएस्ट नंबर भी सेम, लोएस्ट सम भी सेम। अब आएगा अल्फ़ाबेटिकल। हाँ अब ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट करो तो पहले इथाइल आता है, यहाँ से स्टार्ट करो तो पहले मिथाइल आता है। तो पहले इथाइल और मिथाइल। बताओ अल्फ़ाबेटिकल पहले ई आएगा, पहले एम आएगा, ई आएगा, इथाइल आएगा, ई। तो मतलब अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से नंबरिंग इधर से करना है, इसको महत्व देना है। मतलब ये ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली गलत है। तो देखो, इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में। तो इसलिए इथाइल को महत्व देते हुए, अल्फ़ाबेटिकल को महत्व देते हुए नंबरिंग यहाँ से करना है। अब इसका नाम क्या होगा? हाँ नाम क्या होगा, देखो सामने। हाँ बताइए, साइड चेन है ना, और साइड चेन को कहाँ रखते हो? रूट वर्ड के पहले, रूट वर्ड के पहले। अच्छा, रूट वर्ड के पहले इथाइल भी है और मिथाइल भी है। पहले किसको लिखें? अल्फ़ाबेटिकल, लिखना भी अल्फ़ाबेटिकल है। हाँ 3 पर क्या लगा है? तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल, और उसके बाद 4 5 डाई मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल। ये है क्या? ये क्या है? प्रीफिक्स। ये क्या है? प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा? रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए हैप्ट। अच्छा, सफिक्स क्या होता है? ए एन ई, ए एन। ये इसका नाम हो गया, ये इसका नाम हो गया। हाँ, नंबर को आपस में अलग करना है कॉमा के द्वारा, नंबर को अलग करना है कॉमा के द्वारा, और नंबर को वर्ड से अलग करना है हाइफन के द्वारा। नंबर सेपरेटेड बाई कॉमा, नंबर वर्ड सेपरेटेड बाई हाइफन, और वर्ड्स और वर्ड के बीच कोई गैपिंग नहीं देना, कोई गैपिंग नहीं देना। हाँ बोलो, समझ में आया? अब हम चेक कर ले ज़रा, ये 4 रूल याद करना। सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करना, ब्रांचिंग ज़्यादा होना चाहिए, दिस इज़ द मेन चेन। और फिर मेन चेन की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से साइड चेन सबचेन को लोएस्ट नंबर मिले। लोएस्ट नंबर सेम आ जाए तो लोएस्ट सम को फॉलो करो, लोएस्ट सम भी सेम आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल फॉलो करो, और अल्फ़ाबेटिकल भी सेम आ जाए तो कहीं से भी नंबरिंग कर डालो, नाम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आया? चेक कर लें हम। चलो, ये है कॉमन नेम। अब बताओ इसका IUPAC नेम। मतलब आज की पढ़ाई पूरी काम आ जाएगी ना। पहले कॉमन नेम से स्ट्रक्चर बनाओ, फिर स्ट्रक्चर बना के IUPAC नेम करो। हाँ, आइसोप्रोपाइल, एथाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल।
हो गया? मिला, यही स्ट्रक्चर बना है। ये स्ट्रक्चर बनेगा तभी आईपीसी आएगा। दिस इज टर्सीब्यूटाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज एथाइल और दिस इज नियोपेंटाइल। है? हाँ, अब नेमिंग करो, आ जाएगा। सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन की है? कितना? 6। अरे 7 कार्बन की दिख रही है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहा है। 6, 1 2 3 4 5 6, और तो नहीं लंबा। 1 2 3 4 5, ये भी 6 कार्बन की है, ये भी 6 कार्बन की, ये भी 6 कार्बन की, 1 2 3 4, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, सब 6 6 6 6। अब क्या करें? ब्रांचिंग। जिसमें ब्रांचिंग तो इसी में दिख रहा है हमको। हाँ, कितने ब्रांच है? 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रांच, 6 कार्बन 6 ब्रांच। इससे ज़्यादा कोई ब्रांच और दिख रहा है तो बात करो, नहीं ना? तो मतलब तुमने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। अब इस मेन चेन की नंबरिंग करो, कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी 2 आएगा, यहाँ से करेंगे तब भी 2 आएगा। जब लोएस्ट नंबर सेम आया तो क्या करेंगे? लोएस्ट सम। और लोएस्ट सम किधर से सेम आएगा? लोएस्ट सम किधर से आएगा? ऊपर से कि नीचे से? हाँ, क्योंकि नेक्स्ट नंबरिंग यहाँ लोएस्ट है, जबकि यहाँ नेक्स्ट दूरी पर है। देखो, सेकंड के बाद दूरी पर है, तो मतलब लोएस्ट सम को ऊपर से मिलेगा। इतना तो कॉमन सेंस बता ही रहा है ना कि लोएस्ट सम इधर से आएगा। इसका नंबरिंग कहाँ से हुई? ऊपर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। बोलो लोएस्ट सम समझ में आया कि नहीं? कि यहाँ से करेंगे तो 2 के बाद सीधे 3 आएगा, यहाँ से करोगे तो 2 के बाद सीधा 4 आएगा, सेकंड ब्रांचिंग 4 पे आएगी। यहाँ 2 के बाद सेकंड ब्रांचिंग 3 पर आएगी, और यहाँ से करोगे तो 2 के बाद सेकंड ब्रांचिंग सीधा 2 के बाद 4 पे आएगी। 2 3 4, 2 के बाद 4 पे ब्रांचिंग आ रही है, तो बताओ लोएस्ट सम इधर से ना आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ से कर दिया। अच्छा, अब मेन चेन भी डिसाइड हो गया, नंबरिंग भी हो गई। अब हमको नेमिंग करनी है। हाँ बताइए, ये क्या? साइड चेन। ये भी क्या है? साइड चेन। ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन। हाँ, इसका नाम क्या है? एथाइल। इसको क्या कहेंगे? मिथाइल। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, आइसोप्रोपाइल। आईयूपीएसी अवॉइड करता है, आईयूपीएसी कहता है कॉमन नेम को जहाँ तक हो सके अवॉइड करो, दूर रहो। आखिर उसी से बचने के लिए हम लोग आईयूपीएसी पे आए हैं ना, इसलिए कॉमन नाम का इस्तेमाल मत करो। हाँ, ऐसे केस में क्या करो? इसकी अलग से नंबरिंग करो। 1 2 1 मिथाइल एथाइल। अब इसका नाम क्या होगा? 1, मतलब जहाँ से मेन चेन से जुड़ा है वहाँ से नंबरिंग करो। तो मेन चेन तुम्हारी ये है, जुड़ा पहला कार्बन 1 2, 1 पर मिथाइल, 2 कार्बन एथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल एथाइल। इसको आइसोप्रोपाइल ना बोल के 1 मिथाइल एथाइल बोलो, क्योंकि आईयूपीएसी ने कॉमन नाम को अवॉइड किया है, इसलिए हम 1 मिथाइल एथाइल। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल में पहले क्या आएगा? एथाइल के पहले मिथाइल, तो शुरुआत हमको पहले यहाँ से करनी है। हाँ, पहले क्या आएगा? 3 पर एथाइल, सबसे पहले आएगा 3 एथाइल। अच्छा, एथाइल के बाद अब क्या आएगा? मिथाइल आएगा कि पहले मिथाइल एथाइल आएगा? अल्फ़ा, जैसे डिक्शनरी में वर्ड खोजते हैं तो मिथाइल पहले मिलेगा कि पहले मिथाइल एथाइल मिलेगा? पहले मिथाइल मिलेगा, फिर मिथाइल एथाइल पीछे आएगा, तो इसलिए पहले, अब इसके बाद मिथाइल का नंबर आएगा। मिथाइल कहाँ है? 2 पर है और 5 पर है। 2 पे कितना? 2 है, 5 पर भी 2 है, तो क्या होगा? 2 2
5 5 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, और 3 फिर आ गया, देखो 3 3, हाँ इसके बाद हाँ ब्रैकेट में 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। इसके आगे 3 लगा दिया क्योंकि पूरा ग्रुप थर्ड पे है, थर्ड पोजीशन पर है। हाँ अब बताओ मेन चेन कितना, 6, हेक्स, हेक्स रूट वर्ड 6 कार्बन, हेक्स सफिक्स, हाँ ये पूरा नाम हो गया। 3 एथाइल 2 2 5 5 टेट्रामिथाइल 3 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल हेक्सेन। नहीं समझ में आया? अल्फ़ाबेट का लिखा है ना, पहले इथाइल फिर मिथाइल फिर 1 मिथाइल इथाइल। आया? अच्छा हाँ इसकी नेमिंग करो। हाँ इसकी नेमिंग करो। हाँ बताओ मेन चेन कहाँ है? हाँ क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 है, ऐसे चलो तो 9। तो सबसे पहले चेन लंबी सेलेक्ट करना, ब्रांचिंग बाद में देखा जाता है, तो इसलिए हमारी मेन चेन हो गई ये। हाँ मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा नंबरिंग किधर से करें? कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, 5 ही पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा अभी जो साइड में जो ब्रांचिंग है इसकी नंबरिंग अलग से करोगे। 1 2 3, हाँ 1 पर भी साइड ब्रांचिंग है, 2 पर भी ब्रांचिंग है। हाँ ये पूरा ग्रुप कितने पे? 5 पे है ना। पूरी ब्रांचिंग किस पर है? 5। सबसे पहले 5 लिख लो ब्रैकेट के अंदर। हाँ उसके 1 पर भी मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। अब टोटल 3 कार्बन है, प्रोपाइल, प्रोपेन मत कर देना, प्रोपाइल क्योंकि प्रीफिक्स है ना, प्रोपाइल। हाँ ब्रैकेट बंद। हाँ टोटल 9 कार्बन है, नोन, सिंगल बॉन्ड है तो ANA, नो ने। तो 3 ठो चेक हो जाए, रूल्स पकड़ में आ जाए बस। हाँ इसकी नेमिंग करो।
हाँ, पहले इसकी नेमिंग करो। हो गया? हाँ, बताओ मेन चेन कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5 6। ये मेन चेन है या 1 2 3 4 5? ये मेन चेन है। हाँ, तो इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है। दिस इज द मेन चेन। हाँ, ये क्या हो गया? साइड चेन। ये क्या हो गया? साइड चेन। ठीक, मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। अब बताओ मेन चेन की नंबरिंग कहाँ से करें? हाँ, ताकि साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6। हाँ, 3 पर एथाइल और 2 पर मिथाइल। हाँ, प्रीफिक्स में पहले क्या है? एथाइल की मिथाइल? 3 एथाइल 2 मिथाइल। 3 एथाइल 2 मिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स। रूट वर्ड कितने कार्बन है? 6। हेक्स और सिंगल बॉन्ड है AN। मिलाओ सब लोग। बन रहा है? को बना दो भाई, इतना बना के छोड़ देंगे, बस हो गया। रूल सारा हो गया, सारे रूल्स के अंदर आ गए। हाँ, इसको सॉल्व करो। हो गया? मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। कितने कार्बन की है? सही है। हाँ, नंबरिंग कहाँ से किया? किधर से? गलत, इधर से होगा। इधर से करेंगे तो थर्ड पर लोएस्ट नंबर आएगा, इधर से करेंगे तो 2 आएगा। लोएस्ट नंबर का महत्व ज़्यादा है, इसलिए होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग में लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, इधर इशारा कर रहे थे। ये नंबरिंग इधर से होगा। अच्छा, नेमिंग कर लिया? हाँ, नेमिंग में क्या? 2 पर मिथाइल है, 7 पर भी, 8 पर भी। 2 7 8 ट्राई मिथाइल। हाँ, रूट वर्ड प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड डैक। रूट वर्ड डैक ANE। ये इसका IPC नेम है। मिलाओ सब लोग। जिसको कोई बात फिट नहीं हो रही है हाथ उठा के बात कर सकता है। हाँ, इसकी करो। हो गया? कितने कार्बन के मेन चेन? 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द मेन चेन। मेन चेन हो गया। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करें? किधर से? इधर से। हाँ, 1 2 3 4 5 6। इधर से करें तो 2 पर आया, इधर से करेंगे तो 3। लोएस्ट नंबर क्या आया? 2, तो लोएस्ट नंबर को महत्व देंगे। हाँ, नंबरिंग सही हुई है। अच्छा, 2 पर क्या है? मिथाइल। 4 पर मिथाइल। 5 पर मिथाइल। 2 4 5 ट्राई मिथाइल। 7 कार्बन है तो हैप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो मिलाओ। यह नाम हुआ। हो जाएगा? ये करो। हमारा स्पीड बढ़ गई ना? एकदम फाइनल स्टेप पर है एल्केन का IUPAC, इसलिए हड़बड़ाओ नहीं। 2 मिनट का समय लेके सही सही करना नाम। हो गया? हाँ, अच्छा बता, मेन चेन कितने कार्बन की? कितना? 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द मेन चेन। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से। 1 2
3 4 5 6 7। हाँ 2 पर भी साइड चेन, यहाँ पर 6 पर भी साइड चेन है, मतलब इधर से भी 2, इधर चलेंगे तब भी 2 आएगा। अच्छा लोएस्ट नंबर सेम आ रहा है तो नंबरिंग यहाँ से क्यों की हो? लोएस्ट सम, लोएस्ट सम, मतलब 2 के बाद साइड चेन कहाँ पे आ रही है? 3 पर आ रही है, 3 के बाद 4 पे आ रही है, 4 के बाद 6 पे आ रही है। सम करो 6 4 10 11 12 13 14 15। अच्छा मान लो यहाँ से करते हैं तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब सम कितना आता है? 6 4 10 15 16 17 आ रहा है। बताओ यहाँ सम ज़्यादा है, यहाँ सम कम है। ये सही है ये, हाँ ये पहले नंबरिंग सही किया तुमने। हाँ अब नेमिंग करते हैं। 2 पर भी मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 6 पर मिथाइल, 2 3 4 6 टेट्रा मिथाइल हेप्ट, हाँ हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन। मिलाओ सब लोग। हाँ ये कर दो, हो गया। मेन चेन ये होगा। नंबरिंग कहाँ से करें? किधर से? क्यों? लोएस्ट नंबर, लोएस्ट सम, क्या? हाँ अल्फ़ाबेटिकल, यहाँ अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस होगा। इधर देखो एथाइल है 3 पर, इधर 3 पर मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल एथाइल पहले मिथाइल बाद में, इसलिए ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 3 पर एथाइल, 3 पर एथाइल और 5 पर मिथाइल, और टोटल कितने का? 7। हेप्टेन। मिलाओ सब लोग, ये बता दो नंबरिंग कहाँ से करें? मेन चेन तो यही होगा। हाँ नंबरिंग किधर से करें? इधर से करेंगे तब भी 3, इधर से करेंगे तब भी 3। लोएस्ट नंबर क्या है? सेम। लोएस्ट नंबर यहाँ भी 3, इधर चलो तब भी 3, तो लोएस्ट नंबर क्या हो गया? सेम। अब क्या करें? लोएस्ट, हाँ लोएस्ट सम लगेगा। किधर से लोएस्ट सम आएगा? किधर से? इधर से, इधर से आएगा। 1 2 3 4 5 6। हाँ लोएस्ट सम कैसे आएगा? 3 पर 2 बार, 3 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5, कितना है? 5 4 9 10 11 12 13 14 15। और इधर से चलोगे तो, इधर से चलोगे तो 1 2 3, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 2 बार आएगा, कितना आएगा? 5 5 10 14 15 16 17। हाँ यहाँ लोएस्ट सम आया, इसलिए ये नंबरिंग सही है। हाँ नेमिंग क्या होगा? हाँ 3 3 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, 3 3 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। मिलाओ, हो जाएगा। ये था एल्केन। अब नेक्स्ट टर्न पे एल्कीन और एल्काइन।